मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट तृतीय की विश्व इतिहास के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष तक चला था। यह मानव इतिहास का सर्वाधिक क्रूर, भयानक, विनाशकारी युद्ध था। इसका विश्व के राजनीतिक एवं भौगोलिक परिवेश पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। परमाणु युग है, उसकी शुरुआत भी हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से ही दिखाई देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वायुयान B-29 ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर एक अणु बम गिराया। हिरोशिमा जापान में है, जिससे 90% इमारतें नष्ट हो गई एवं लगभग 7,50,000 व्यक्ति मारे गए। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर भी अणुबम गिराए गए। इस महासंहार के साथ ही परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। इस युग ने मानव सभ्यता पर विनाश की काली घटा है वो छा गई। वैज्ञानिक उन्नति ने इसे और भयावह बना दिया, लेकिन इसी भय ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के नज़दीक खड़ा कर शांति की राह खोजने पर मजबूर कर दिया। दो विचारधाराओं में विश्व का विभाजित होना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उग्र राष्ट्रवाद के स्थान पर नई विचारधाराओं ने स्थान ले लिया, जो समाज को एक नई रूप में संगठित करना चाहते थे, जिससे विश्व समाज दो प्रमुख विचारधाराओं में विभाजित हो गया। प्रथम साम्यवाद या कम्युनिज्म और दूसरा लोकतंत्रवाद या डेमोक्रेसी। साम्यवादी विचारधारा उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार व वर्ग विहीन समाज की बात करती थी, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र विचारधारा उत्पादन, विनिमय और वितरण पर राज्य द्वारा नियंत्रण व पूंजीवाद, मजदूर, जमींदार, किसान में समुचित समन्वय की बात करते थे। इस प्रकार समाज व राष्ट्र दो पृथक वर्गों में विभाजित हो गया। राष्ट्रभक्ति का स्थान विचारधारा भक्ति ने ले लिया। जर्मनी का दो भागों में विभाजन होना। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया, अतः मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को शक्तिहीन करने के लिए उसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी विभाजित कर दिया। बर्लिन के मध्य दीवार खड़ी कर दी गई। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा अधिकृत पश्चिमी जर्मनी के क्षेत्रों का एकीकरण करके 21 सितंबर 1949 ईस्वी में जर्मन संघीय गणतंत्र की स्थापना की गई। पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र जो रूसी प्रभाव में था, 7 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जर्मनी प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। इसमें राजधानी बर्लिन एवं क्षेत्रफल 42,000 वर्ग मील था। पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी व पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 ईस्वी में पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया। राष्ट्रीय भावना की निर्बलता। वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा मनुष्य ने देश और काल पर अद्भुत विजय प्राप्त कर ली थी। भाषा, नस्ल, धर्म व संस्कृति भेद व उसका महत्व कम हो गया था। अब राष्ट्र भावना के स्थान पर राष्ट्रहित के लिए विश्व स्तर पर संगठित होकर आगे बढ़ने की भावना विकसित होने लगी। यही कारण है कि समान विचारधारा वाले राष्ट्र विभिन्न संगठन बनाकर विकास व उन्नति की राह खोजने लगे। सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर बल। युद्ध ने प्रजातंत्रीय विजेता राज्यों को निर्बल व खोखला साबित कर दिया था। ये राष्ट्र भी युद्ध के बाद आर्थिक संकट से अपने को नहीं बचा सके थे। विभिन्न विचारधाराओं के कारण ऐसी राजनीतिक पार्टियां स्थापित हो गई थी जो राष्ट्र से अधिक विचारधारा को महत्व देते थे। फलतः लोकतांत्रिक व्यवस्था के उपरांत भी जनता की शक्तियों पर नियंत्रण व राज्य के हित में कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस आवश्यकता ने सच्चे लोक शासन का लोप कर सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना आरंभ कर दी। यूरोपीय प्रभुत्व का अंत होना द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप विश्व इतिहास का निर्माता था, किंतु युद्ध के बाद विश्व समाज को अनुशासित करने वाला यूरोप अब समस्या प्रधान यूरोप बन गया। जर्मनी पंगु हो गया, इटली सर्वनाश के कगार पर खड़ा था। ब्रिटेन व फ्रांस की स्थिति तृतीय श्रेणी के राष्ट्रों जैसी हो गई थी। आर्थिक दृष्टि से पंगु इन देशों में लोग बेघर व बेरोजगार हो गए थे। परिणाम स्वरूप विश्व का नेतृत्व दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के हाथ में चला गया। विश्व के छोटे बड़े राष्ट्र इन महाशक्तियों के क्षेत्राधिकार में संगठित हो गए।
विश्व का राजनीतिक नेतृत्व इन दोनों महाशक्तियों के हाथों में चला गया। सोवियत रूस साम्यवादी व्यवस्था का तथा अमेरिका पूंजीवादी व लोकतांत्रिक व्यवस्था का पोषण करने लगा। शीत युद्ध का आरंभ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति के रूप में अमेरिका व सोवियत रूस का उदय हुआ। विश्व दो खेमों में विभक्त हो गया। दोनों गुट अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जुट गए, जिससे दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। दोनों महाशक्तियां परस्पर विरोधी विचारधारा से संबंधित होने के कारण तनाव व वैमनस्य का वातावरण धीरे धीरे बनने लगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और विरोधी राजनीतिक प्रचार करने से शीत युद्ध आरंभ हो गया। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष युद्ध ही था, जिसे परस्पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार बना दिया। गुट निरपेक्षता। विश्व युद्ध के उपरांत जन्मे नए संप्रभु राष्ट्रों ने अपने को शीत युद्ध की खींचतान से अलग रखने का निर्णय लिया था। भारत ने मार्गदर्शन करते हुए गुट निरपेक्षता की आवाज़ बुलंद की। गुलामी की जंजीरों से मुक्त राज्यों को, जिनमें विशेष तौर पे अफ्रीकी व एशियाई देश थे, संगठित होकर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनने का आह्वान किया। गुट निरपेक्षता का मुख्य ध्येय महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखते हुए अपने विकास में उनसे सहयोग प्राप्त करना, परस्पर सहयोग करके अपने को विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में लाना, अभी तक परतंत्र राज्यों की स्वाधीनता में सहयोग करना व उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए एक मंच तैयार करना था। गुट निरपेक्षता के कारण हम देखते हैं कि विश्व में ये जो देश संगठित हुए थे, इन देशों के द्वारा एक ऐसे मार्ग को अपनाया गया जिससे विश्व है वह पुनः महायुद्ध की ओर नहीं जाए और एक संगठित विकासशील राष्ट्रों में हो सके। एशिया व अफ्रीका का जागरण एवं नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय उपनिवेशों में राष्ट्रता की भावना प्रज्वलित हुई। इस जागरण ने यूरोपीय राष्ट्रों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। अपनी परिस्थितियों से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, जिससे भारत, बर्मा, मलाया, श्रीलंका, मिस्र आदि विविध देश ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुए। फ्रांसीसी आधिपत्य से भी अनेक देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि देश स्वतंत्र हो गए। हॉलैंड के उपनिवेशों जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि ने हिंद एशिया नामक संघ की स्थापना की और स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे औपनिवेशिक साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। इन औपनिवेशिक साम्राज्यों के सूर्यास्त में द्वितीय विश्व युद्ध ने इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि ये जो यूरोपीय देश थे, इन यूरोपीय देशों को द्वितीय विश्व युद्ध में जो महाविनाश लीला झेलनी पड़ी थी, जब ये आपस में लड़ रहे थे तो एक दूसरे के विरुद्ध जो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, उसके कारण यूरोप है वो भयंकर विनाश लीला के कगार में पहुंच गया। हर देश की शक्ति है वो घटने लग गई थी और विश्व में भी अब एक ऐसा वातावरण का निर्माण होने लग गया था कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में जहाँ जहाँ उपनिवेशवादी ताकतें थी वो कमज़ोर हुई और उन देशों में स्वतंत्रता की लहर जो फैली, उस लहर के कारण वो देश अब अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए तैयार हो गए और इसके कारण हम देखते हैं कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना है वो होने लग गई थी। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना में एक कारण ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो साम्यवादी विचारधारा का अधिक प्रचार होने लग गया था। साम्यवादी विचारधारा है वो इस समय उपनिवेशवाद का विरोध कर रही थी, तो विश्व के राष्ट्रों का जो झुकाव है वो साम्यवादी देशों के प्रति अधिक होने लग गया था। तो पूंजीवादी देश ये नहीं चाहते थे कि साम्यवादी कुनबा अधिक बढ़े, इसलिए इन पूंजीवादी देशों को बाध्य होकर भी इन अपने पराजित देशों को जो अपने उपनिवेश बना रखे थे उनको स्वतंत्र करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार विश्व है वो स्वाधीनता की ओर अग्रसर है वो होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण तांडव ने विचारशील राजनीतिज्ञों को मानव जाति की रक्षा के लिए शांति को सुरक्षित रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। युद्ध काल में ही
इसकी स्थापना के प्रयास आरंभ हो चुके थे। अप्रैल जून 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसको अंतिम रूप दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को लागू किया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जो संस्थापक सदस्य कहलाते थे। वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध अति भयंकर एवं विनाशकारी था। इसके प्रभाव से कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं रहा। राष्ट्रवाद का अंत हो गया। विश्व वैज्ञानिक व विकास की सोच के साथ आगे बढ़ा। शक्ति का केंद्र यूरोप से हस्तांतरित हो गया। आर्थिक विकास प्रमुख ध्येय बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। सुरक्षा व विकास के लिए सबसे बड़ी देन मानी जाती है।